बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहा हूं। बंगाल के संदेशखाली में भारी बवाल है। शाहजहां शेख के भाई की प्रॉपर्टी में आग लगा दी गई है। स्थानीय लोगों पर प्रॉपर्टी में आग लगाने का आरोप है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। यह अपडेट हम आपको बता रहे हैं। शाहजहां शेख जो मुख्य आरोपी है संदेशखाली मामले का, वो अभी भी फरार है। अब वहां पर भारी बवाल मचा हुआ है। हुआ यह है कि उसके भाई की जो प्रॉपर्टी है उसमें आग लगा दी गई है। स्थानीय लोगों ने उसके प्रॉपर्टी में, भाई के प्रॉपर्टी में आग लगाई है। ये वहीं से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुदूर इलाका है, वहां पर जलती हुई जो आग आपको दिख रही है वो शाहजहां शेख के भाई की प्रॉपर्टी में आग लगाई गई है। इसके पहले भी एक झोपड़ी में आग लगने की तस्वीर सामने आई थी। अब पुलिस इस मामले की धीरे धीरे जांच जो चल रही है, लेकिन ताजा अपडेट यह है कि संदेशखाली में बवाल चल रहा है। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है ताकि हालात खराब ना हो, माहौल ना बिगड़े। लेकिन इसके साथ साथ अपडेट यह है कि शाहजहां शेख के भाई की प्रॉपर्टी में आग लगा दी है। स्थानीय लोगों ने आग लगाया है। कई आरोप हैं शाहजहां शेख पर और लगातार आज भी एक नई एफआईआर शाहजहां शेख पर दर्ज हुई है जमीन हड़पने के मामले में। अब हम आपको अपने संवाददाता मनोज वर्मा के पास लाइव लिए चलते हैं। मनोज, अपडेट क्या है? आग किसने लगाई थी, इस बारे में क्या जानकारी है? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आग किसने लगाई है इसकी जांच जो है लोकल पुलिस अभी फिलहाल कर रही है। लेकिन ईडी की जो रेड्स हैं वो सुबह 7 बजे से ही लगातार शाहजहां शेख और उसके जो अन्य सहयोगी हैं उनके ठिकाने पर चल रही है। 6 जगहों पर ये रेड पश्चिम बंगाल में चल रही है। और एक ये नई जो एफआईआर है वो ईडी ने दर्ज किया, यानी कि एक नया मामला दर्ज किया जो कि जमीन कब्जाने को लेकर है। और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो ईडी ने दर्ज किया है। और ईडी की जो टीम है वो इस वक्त 20 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ इस रेड को अंजाम दे रही है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले जब राशन घोटाले के मामले में ईडी की टीम शाहजहां शेख के यहां पर पहुंची थी 24 जनवरी को, तब ईडी की टीम के ऊपर शाहजहां शेख के जो लोग थे उन्होंने हमला कर दिया था, जिसमें ईडी के अधिकारी घायल भी हुए थे। यही वजह है कि आज ईडी की टीम जो रेड कर रही है, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 20 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स को ले जाकर के ईडी की जो टीम है वो रेड कर रही है। और ये जो रेड है वो 6 ठिकानों पर चल रही है, जिसमें शाहजहां शेख का ठिकाना अहम अपडेट आप दे रहे हैं। छापेमारी की बड़ी अपडेट जानिए। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को भोजरहाट में रोका गया है। संदेशखाली जा रही थी लॉकेट चटर्जी, रास्ते में पुलिस ने लॉकेट चटर्जी को रोका है। संदेशखाली में टीएमसी नेताओं पर यौन शोषण के आरोप थे और ये बीजेपी नेता जो हैं ये जा रही थी संदेशखाली, तो भोजरहाट में रोका गया है। श्रीनिवास आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बहुत दिनों से ग्राउंड पर हैं वो। श्रीनिवास, क्यों रोका गया है, क्या कारण बताया गया है? देखिए विवेक, संदेशखाली के इलाके में अगर बताया जाए तो नियमतः वहाँ धारा 144 लागू है। और इसलिए लगातार सिर्फ लॉकेट चटर्जी को ही आज नहीं रोका गया। इसके पहले अधीर रंजन चौधरी और जेपी नड्डा की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, जो केंद्र से, दिल्ली से जो नेता आए थे, उनको भी रोका गया था। तो उस घटना के बाद से आज तक किसी भी नेता को संदेशखाली के टापू पर नहीं पहुंचने दिया गया है, चाहे वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम हो या फिर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी हो या फिर आज लॉकेट चटर्जी। इन तमाम नेताओं के नदी के इस पार ही रोक लिया जाता है 144 का हवाला देकर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 5 जनवरी को सबसे पहले संदेशखाली में हिंसा भड़की थी, जब वहां के तमाम लोगों ने, पीड़ितों ने शिबू हाजरा की संपत्ति पे हमला बोला था और वहां आग लगाई, तोड़फोड़ किया और कहा यह गया था कि ये तमाम वो जगह है जहां शिबू हाजरा और शेख शाहजहां के लोगों ने ज़बरदस्ती अपने दबंगई से कब्जा किया था। और अगर बात की जाए संदेशखाली में, तो यौन उत्पीड़न के साथ साथ एक जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है वो मसला है ज़बरदस्ती लोगों के ज़मीनों पे कब्जा करने की बात। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और देखिए, अभी आने वाले चुनाव में ये मसला जो है धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। नारी सम्मान के नाम पर इतना ही नहीं, 6 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले हैं और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी खुद संदेशखाली का रुख करें। एक बड़ी तारीख होगी अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि कल भी भारतीय जनता पार्टी के नेता सुकांतो मजूमदार ने ये कहा था कि 6 जनवरी को तो प्रधानमंत्री मोदी जी का आना तय ही है। और ये भी कहा था कि हो सकता है, हालांकि उन्होंने आधिकारिक मुहर नहीं लगाई थी, हो सकता है कि प्रधानमंत्री संदेशखाली भी जाएं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला, चूंकि चुनाव बहुत करीब है, तो ये पूरा मामला अब नारी सम्मान
और कह सकते हैं यहाँ एक इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही, जानकारी लीजिए। लॉकेट चैटर्जी को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। संदेश खाली जा रही थी, उनको बीच में रोका गया। उन्होंने जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें हिरासत में लिया गया। बीजेपी की सांसद लॉकेट चैटर्जी, उन्हें हिरासत में लिया गया है। इस वक्त वो संदेश खाली जा रही थी पीड़ितों से मिलने, उन्हें पुलिस ने रोका। और अभी की अपडेट यह है कि लॉकेट चैटर्जी को हिरासत में लिया गया है। ताजा तस्वीरें हम आपको इस बीच दिखा रहे हैं। सीधे बनारस लिए चल रहे हैं अब आपको, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आ रही हैं। कुछ देर में हम आपको दिखा रहे हैं। कोई टेक्निकल इश्यू है। अब फिलहाल हम वापस इस खबर पे बने रहते हैं कि लॉकेट चैटर्जी को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। अब एक बड़ी अपडेट आ रही है बिहार की राजधानी पटना से। पटना में ग्राम रक्षा दल के सदस्यों पर लाठीचार्ज हुआ है। बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे थे, पक्की नौकरी और वेतन की मांग कर रहे थे। बीजेपी दफ्तर में घुसने की कोशिश की, पुलिस के रोकने पर झड़प हो गई। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं। ये देखिए कैसे झड़प हुई है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बिहार की राजधानी पटना की। अफरा तफरी और कैसे लाठी भांजी जा रही है, पीटा जा रहा है। ग्राम रक्षा दल के सदस्यों पर यह पटना पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे थे, मांग थी कि पक्की नौकरी हो जाए, वेतन की मांग कर रहे थे, लेकिन क्या लाठी मिली है खतरनाक। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई। शशांक जुड़ गए हमारे साथ पटना से लाइव, सीधे उनके पास ले चलते हैं। शशांक, ये रवायत हो गई है, कोई भी प्रदर्शन होता है, कोई भी मांग उठती है तो पता नहीं क्या बात है कि सीधा लाठी चलती है, मार पीट के हटा दिया जाता है। देखिए, महागठबंधन सरकार में जो लोग अपनी हक की आवाज उठाते थे धरना प्रदर्शन करके, उनकी मांग को सुना नहीं जाता था, उन पर लाठीचार्ज होता था। एनडीए सरकार में भी यही हो रहा है। हमारे साथ ग्राम रक्षा दल के सदस्य हैं। ये लोग अस्थायीकरण और नियमित वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी दफ्तर के आगे, तो इन पर लाठीचार्ज हो गया। आनंद फानन में लोग वहां से निकलकर वीरचंद पटेल पथ पर आ गए हैं। हम उन लोग से खुद बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रामविलास पासवान हुआ। हम खगड़िया जिला के जिला अध्यक्ष हैं और वहाँ के ग्राम रक्षा सदस्य भी हैं। ग्राम रक्षा दल के सदस्य, क्या मांग थी? हमारा मांग था सर कि हम लोगों को मानदेय दिया जाए, अस्थायीकरण कर दिया जाए। ये दो मेरा मांग था और इसी उद्देश्य से हम लोग जो है पूर्व में भी सम्राट चौधरी महोदय से हम लोग मिले थे, आश्वासन दिए थे कि ठीक है आप लोगों को हम लोग जो है इस बार कर देंगे। उसी उद्देश्य से हम लोग जो है उनके आवास पर पार्टी कार्यालय बैठने मिलने के लिए। लाठीचार्ज क्यों हुआ? लाठीचार्ज उसी आवास, उसी जो है पार्टी कार्यालय के नज़दीक हम लोग बैठ रहे थे कि सर से हम मिले थे, बात भी हुआ था कि आपको मिला दिया जाएगा, लेकिन तब तक हम लोग संभाल ही रहे थे। तब तक पुलिस प्रशासन आई और हम लोग को पिटना शुरू कर दिया। लाठीचार्ज क्यों हुआ? लाठीचार्ज हम लोग बैठे हुए थे बीजेपी कार्यालय के सामने ताकि हम लोगों का सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम से भेंट हो सके, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से, क्योंकि वो आश्वासन पहले दिए हुए थे कि आप लोगों का मांग पूरा किया जाएगा। इसीलिए सर हम लोग सब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से भेंट करने के लिए सर बैठे हुए थे। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ये पूरा मामला आता है। ये पूरा मामला सर पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आता है। जब हमारे सम्राट चौधरी जी पंचायती राज मंत्री थे सर, उस टाइम भी ये हमसे मिले थे और बोले थे कि जब मेरा बीजेपी का सरकार बिहार में आएगा तो हम लोग आप लोगों का अस्थायीकरण और मानदेय देंगे। यही सोच के मुझे बहुत खुशी है कि बीजेपी का सरकार गाँव में आया, लेकिन आज यही सरकार हम लोग को डंडे से मार मार के दौरा दौरा कुत्ते की तरह पीटा। एक तरफ सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज एक मेरी बहन को कुत्ते की तरह पीट गए, बेहोश करके कम से कम 15-20 मिनट तक रोड पे लेटी रही। अस्थायीकरण की मांग आप लोग कर रहे हैं और नियमित वेतन मांग की, अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो आगे क्या रणनीति रहेगी? मांग अगर पूरा नहीं होगा सर तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। बीजेपी कार्यालय पे ही आके फिर से हम पूरे बिहार आत्मदाह करेंगे। सम्राट चौधरी के पास ये विभाग है, वो डिप्टी सीएम भी है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की आप लोगों ने? बहुत कोशिश की है और आश्वासन दिया गया कि आप लोग को जल्द से जल्द आप लोग को मांग जो है सही है, आप लोग कार्य करते हैं। थाना में, समाज में, कोरोना काल में बहुत सारा मदद की है आप लोग। ये आप लोग का काम क्या क्या रहता है? हम लोगों का काम है बाल श्रमिक पे रोक, बाल विवाह पे रोक। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे पटना से और अपडेट दे रहे थे। सीधे लिए चलते हैं वाराणसी। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रविदास मंदिर में कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ देर पहले बीएचयू में थे और वहां पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वहां पर यह कहा कि जो बनारस का युवा है वो
संस्कृति भारत की समेटे हुए है। कई बातें कही और सौगात भी देंगे कुछ देर में वाराणसी को। प्रधानमंत्री अपने वाराणसी दौरे पर हैं। जो के श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वाराणसी के चेयरमैन आदरणीय सत्कार जो सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज गुरु जी की पावन पवित्र। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वाराणसी में हैं और लगातार कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। अभी वो फिलहाल संत रविदास के मंदिर पहुंचे हैं, मंच पर बैठे हैं, मंच साझा कर रहे हैं। आपको योगी आदित्यनाथ भी दिख रहे हैं और इससे कुछ देर पहले उन्होंने अपना संबोधन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किया था, लोगों को संबोधित किया था और आज पूरे वाराणसी को कई सौगात भी मिलने वाली हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आज भक्ति आंदोलन के प्रमुख चेहरे रहे संत रविदास, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने कुछ देर पहले ही संबोधित किया था और कई मुद्दों पर तो बोला ही, काशी की महिमा के बारे में बताया और यह भी कहा कि बाबा जो चाहते हैं वो हो जाता है। काशी के विकास कार्यों को गिनाया और लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर भी प्रहार किया। उन्होंने ये कहा कि जो काशी के युवा हैं वो भारत की संस्कृति बचा रहे हैं। दरअसल ये तंज था राहुल गांधी के उस बयान पर, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वाराणसी पहुंचे थे तो उन्होंने ये कहा था कि काशी के युवा शराब पीकर सड़कों पर घूम रहे हैं रात को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी का जवाब दिया है कि युवा जो है वो संस्कृति बचा रहे हैं। ये उस सभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और कई लोग वहीं पर जो कार्यकर्ता हैं, उसके साथ साथ जो श्रोता हैं, जो सुनने पहुंचे हैं, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अपने संसदीय क्षेत्र में हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पहली लिस्ट फाइनल होने की अधिसूचना जारी होने से पहले ही ये लिस्ट आ जाएगी। सर्वे के बाद बीजेपी की लिस्ट फाइनल हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। लिस्ट में चुनौती वाले सीटों के नाम हैं। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पहली लिस्ट जो है वो फाइनल हो गई है। ये बड़ी अपडेट है। चुनाव से पहले इंतजार था सबको कि पहली लिस्ट कब आएगी। पहली लिस्ट अब फाइनल हो गई है और वो जो है सर्वे के बाद ये लिस्ट फाइनल की गई है। लेकिन पहली लिस्ट में चुनौती वाले जितने सीट हैं उनके नाम हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। अभिषेक, कौन कौन सी सीट होंगी जिसमें बहुत बड़ी चुनौती है, चुनौतियों वाली सीट? अभिषेक उपाध्याय, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये बताइए कि ये जो पहली लिस्ट अब फाइनल हो गई है, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि चुनौती वाली जो सीट है उनके नाम है पहली लिस्ट में। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अपडेट ये कि यूपी में बीजेपी की पहली लिस्ट फाइनल हो गई है। अधिसूचना जारी होने से पहले ही ये लिस्ट आएगी। सर्वे के बाद बीजेपी की ये लिस्ट फाइनल की गई है। लिस्ट में चुनौती वाली सीटों के नाम हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस खबर को विस्तार देने के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, वो चुनौती वाली सीटें कौन कौन सी होंगी? देखिए, ये वो सीटें हैं जो कि बीजेपी पिछले चुनाव में हारी थी। आपको ख्याल होगा कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। 10 सीटें जीती थी बीएसपी ने, 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो ये सीटें, इन पर बीजेपी खास तौर पर तैयारी कर रही है। 3 स्तरीय सर्वे हुए हैं, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, और एक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने भी अपना सर्वे किया है और उसके आधार पर जो उम्मीदवार हैं वो तय कर लिए गए हैं। हमारी जानकारी कहती है कि सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका और अधिसूचना लागू होने से पहले ही इसे जारी कर दिया जाएगा ताकि इन उम्मीदवारों को तैयारी करने का पर्याप्त मौका मिल सके। जी ठीक है, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहली लिस्ट आ गई है। जो सीट चैलेंजिंग है उसके नाम पहली लिस्ट में रखे गए काफी रिसर्च के बाद, क्योंकि बीजेपी काफी रिसर्च करती है, ग्राउंड पे काम करती है। ब्रेक के बाद अब खबर जानिए गुजरात से। गुजरात के वेरावल बंदरगाह से बड़ी मात्रा में हेरोइन जब्त की गई है।
जब्त की गई हेरोइन की कीमत 350 करोड़ के करीब है। मछली पकड़ने की नाव से यह तस्करी की जा रही थी। नाव पर सवार 9 लोगों की भी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने लोगों को पकड़ा है और पकड़ के इनसे पूछताछ जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 350 करोड़ की हेरोइन है। मछली पकड़ने वाली जो नाव होती है उसी से इसकी तस्करी की जा रही थी। 9 लोगों को भी, 9 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब उनसे पूछताछ हो रही है कि ये कहां से आया, किसके हैं। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं गुजरात के वेरावल बंदरगाह से। बड़ी अपडेट हम दे रहे हैं आपको। हेरोइन जब्त की गई है। 350 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। मछली पकड़ने वाली नाव का इस्तेमाल किया जा रहा था इस हेरोइन की तस्करी में। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब जो लोग पकड़े गए हैं पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। 350 करोड़ की हेरोइन गुजरात के वेरावल बंदरगाह पर। अब जानिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। 1100 करोड़ के लोन में हेराफेरी के आरोपों को लेकर यह छापेमारी हो रही है। लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा समेत देश के 12 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एक दो जगह नहीं है, लखनऊ में हो रही है, गोरखपुर में हो रही है, नोएडा में हो रही है। देश में 12 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। और मामला भी इतना छोटा नहीं है। 1100 करोड़ के लोन में हेराफेरी के आरोपों में विनय शंकर तिवारी के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे थे।